ने किसी ने पहले ही बोल दिया होता है। तो काइनेटिकली गैसेस इट फॉलोज आइडियल गैस लॉस। जो अपन ने गैस लॉस पढ़े ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इट फॉलोज दोस लॉस। ऑल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस। मतलब गैसेस रियल गैस भी होते हैं, आइडियल भी होते हैं, लेकिन सारे के सारे गैसेस आइडियल गैस जैसे बिहेव करेंगे एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो अगर अपन गैसेस में लो प्रेशर कर लेते हैं और टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो दे विल बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है ना। अब अगर अपन अज्यूम करें कि भाई ऐसी कौन सा कंडीशन बना रहे हैं और आप सिर्फ जिसमें अगर अपन लो प्रेशर रखेंगे ना तो पार्टिकल्स विल बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर लो प्रेशर होगा तो पार्टिकल विल बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और टेम्परेचर हाई है, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो पार्टिकल एक जगह रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। सो इसका मतलब है अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, पार्टिकल इधर उधर भागता रहेगा। और प्रेशर लो है तो इट मींस दैट पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा लो प्रेशर पे, सो देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। उस टाइप की कंडीशन होगी। तो जब भी इस टाइप का कंडीशन बनेगा कि हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है तो गैस विल बिहेव एज गैस। दैट इज द कंडीशन व्हाट वी हैव। तो अपन कहेंगे ठीक है, विल अज्यूम दैट कि भाई अगर कभी भी हमें क्वेश्चन में एक गिवन है, मेंशन्ड है कि द कंडीशंस इज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि वहां पर गैस आइडियल गैस जैसे बिहेव कर रहा हूं। Some more thing which is given by Maxwell and Boltzmann कि भाई what are the postulate, what we have to follow for ideal gases. So we'll write the postulates. Postulate का मतलब होता है कि भाई हमें क्या फॉलो करना है, वो हमें बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ये हैं, आप इनको फॉलो करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। दैट इज कॉल्ड postulates. Gases are made up of small particles called molecule. Gases are made of small particle, tiny particle called molecules. Are made of small particles called molecules. तो सभी गैसेस जो होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाँ, तो वी नो दैट वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट देयर इज नो force of attraction or repulsion between the gas particles. Force of attraction or repulsion between the gas particles. Between gas particles. अब अपन कहेंगे सर ऐसा तो नहीं होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ना हो। हाँ, आइडियल गैसेस में नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी आपने बताया आइडियल गैस में पार्टिकल्स क्या होंगे, दे विल बी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो उसमें नहीं होगा। Third, so we are talking about the ideal gases. So there is no force of attraction or repulsion between the gas particles. Next, we can write that the size of particle of molecules is considered negligible as compared to volume of vessel. Negligible as compared to वॉल्यूम ऑफ वेसल। और वेसल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में वो पार्टिकल का वॉल्यूम जो होता है वो काफी नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा सा है। फिर पोस्टुलेट को डिस्कस भी करेंगे अपन। फोर्थ वी कैन राइट दैट, फोर्थ पॉइंट, गैसेस आर independent of gravitational force. Independent of gravitational force.
ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियस वो तो अपन को पता है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से इंडिपेंडेंट नहीं होते ना, सारा का सारा ऑक्सीजन जाके स्टिक हो जाता है अर्थ पे और नाइट्रोजन, वो तो प्रैक्टिकली पता है। The collision among the particles, among particle is perfectly elastic, perfectly elastic। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है जब वो आपस में कोलाइड करेंगे ना, तो वहां कोई कंप्रेशन या एक्सपेंशन नहीं होता। जैसे दो पार्टिकल कोलाइड किए तो इट इज लाइक दैट कि कंप्रेशन एक्सपेंशन नहीं होने का मतलब है कि दो अपन आयरन बॉल ले लें, मतलब छोटे छोटे आयरन बॉल ले लें, और अगर उनको कोलाइड करें तो उनमें कोई कंप्रेशन एक्सपेंशन नहीं होगा, वो आके कोलाइड करेंगे बस। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर इलास्टिसिटी, उनमें बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी है, तो वो कोलाइड करने के बाद कंप्रेस नहीं होंगे, ना ही एक्सपैंड होंगे। That is perfectly elastic. So no energy is lost. So no energy is lost. और गेन इन कोलाइजन, मतलब जब पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, कोई एनर्जी गेन नहीं होगी, जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स is directly proportional to the temperature. Is directly proportional to temperature. Directly proportional to temperature. ठीक है, so kinetic energy will be directly proportional to temperature. ये बनेगा। अब और भी पोस्टुलेट लिख सकते हैं अपन, लेकिन जो अपने लिए मतलब जो अपने लिए मतलब इंपॉर्टेंट थे वो अपन ने ये लिखा। पोस्टुलेट का मतलब होगा हमें ये फॉलो करना है जब हम गैसेस को पढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द पोस्टुलेट्स, राइट? व्हाट इज द ऑब्जर्वेशंस? तो ये ऑब्जर्वेशंस है जो हमें फॉलो करना है, ऐसा होता है। दैट इज व्हाट गिवन टू अस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, केटीजी अपन ने लिखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट फिजिक्स में भी है, इसलिए केमिस्ट्री में काफी कम पार्ट है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा मोल्स से रिलेटेड पार्ट है बस, बाकी ये फ्लूइड मैकेनिक्स आपका मैकेनिक्स का पार्ट होगा, उसमें आप और डिटेल में पढ़ोगे इसे। सो वैसे देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है, बट थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ आ जाएगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप थोड़ा इजीली पढ़ पाओगे। सो अकॉर्डिंग टू केटीजी बॉयल्स लॉ होता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। So according to KTG, Boyle's law होता है PV will be equal to 1/3 mn v square. V is the velocity. V को c भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर आप c को ऐसा ना हो लाइट का वेलोसिटी अज्यूम कर लें, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। So where we can write that PV is equal to constant होता है where P is the pressure of gas, V is the volume of gas of vessel, वही वॉल्यूम ऑफ गैस होता है। m is the mass of one molecule, n is number of molecules, and v is the velocity of gas particle, is velocity of particles. V is velocity of gas molecules. That is in equation 1 what we have. ये अपने पास इक्वेशन 1 में है, मतलब v is the velocity of gas particle, ये अपने पास इक्वेशन 1 में अपन को गिवन है। ठीक है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 से अपन क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा। पहले अपन एक दो पार्ट और लिखें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट आई कैन राइट इज वी गेट, अगर इक्वेशन 1 में अपन लिखें
तो अपन लिख लें, यहां पर लिख लेता हूं। इन इक्वेशन 1 if we write if we write n equal to na, मतलब ये जो n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको अपन एवोगैड्रो नंबर के बराबर लिखें। तो अगर अपने पास n को na लिख लो आप एवोगैड्रो नंबर के बराबर, then I can write that n into m will be equal to molecular weight। देखो अगर एक मॉलिक्यूल का मास है ना आपके पास, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है? 1 मोल का मास, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अगर अपने पास एक मॉलिक्यूल का मास है और उसको एवोगैड्रो नंबर, बोलो सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरा वॉइस ठीक आ रहा क्या? आ रहा है। यस सर, एंड द बोर्ड इज आल्सो ब्लर। नहीं, जिसको नहीं आ रहा है वो रिजॉइन कर ले एक बार, क्योंकि कभी कभी होता है ना ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो वो रिजॉइन कर ले एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जरूरी नहीं कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगा, तुम्हारे यहां से भी हो सकता है। ठीक है, तो n into m will be equal to molecular weight। तो mass of one molecule multiplied by n will be equal to molecular weight। ठीक है, molecular weight। तो इसका मतलब अपन इसको m into n की जगह फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, क्योंकि फिर अपन ने n को क्या ले लिया? नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो m से मल्टीप्लाई करके हम उसे मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। इसका मतलब देयरफॉर इसको अपन मॉलिक्यूलर वेट को मतलब ऐसे लिख रहे हैं m into n है। सो pv विल बी इक्वल टू 1/3 m v स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर अपन ने m क्या है, सो n into m इज इक्वल टू ये m लिखा है, इसलिए ऐसे लिखा है। फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज ये pv इज इक्वल टू लिखा मैंने, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, pv इज इक्वल टू m v स्क्वायर इंटू 2/2 कर लेता हूं ऐसे। हाँ ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट व्हाट आई गॉट इज, इससे मैं लिख सकता हूं हाफ m v स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, pv विल बी इक्वल टू, भाई मैं हाफ m v स्क्वायर को क्या लिखने वाला हूं? काइनेटिक एनर्जी, है ना, हाफ m v स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी लिखने वाला हूं। Yes. तो अपन इसको लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2/3 into mv स्क्वायर आ गया, ये आ गया। कहीं को 2/3 विल बी इक्वल टू अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन ने इसलिए लिखा बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसलिए ऐसे। फिर अपन ऐसे ही बता सकते हैं, इसको RT लिख लेता हूं, P is equal to RT for 1 mole of a gas, no? So kinetic energy will be equal to 3/2 RT for 1 mole of a gas. Kinetic energy for 1 mole of a gas. 1 mole of gas. Obviously, आपने molecular mass लिया था ना यहाँ पर. So this is for 1 mole of gas. There is the kinetic energy for 1 mole of a gas. And सिर्फ जब 1 मोल होगा तभी ना कि आप Obviously. So, or I can write that kinetic energy is equal to, है ना, 3/2 nRT भी लिख सकते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 नहीं है तो। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 नहीं है तो मैं लिख लूंगा 3/2 nRT, राइट। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, सपोज वी हैव टू राइट दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो 1 मोल के लिए था, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो,
तो एवरेज हो जाएगा। भाई एवरेज का मतलब कितना है? अगर आपके पास सपोज करते हैं 20 किलो जूल एनर्जी है और 5 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है 20/5 कर दो। टोटल काइनेटिक एनर्जी है और मुझे 1 मोल के लिए और मुझे डिवाइड करना है 1 मोल में, तो डिवाइड कर दो 1 मोल से। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 R by Na मॉलिक्यूल से डिवाइड करो, विल गेट T। एवरेज काइनेटिक एनर्जी। So when R by Na both are constant, so I will write that kinetic energy average will be equal to 3/2, इसको नया कांस्टेंट दे देता हूं K T, where K is a Boltzmann constant। ये स्मॉल k लिखा मैंने, that is called Boltzmann constant। इक्वेशन 3 जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, where K is a Boltzmann constant, where K is called Boltzmann constant। अपन उसे Boltzmann constant, where K will be called as Boltzmann constant। अपन K का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ बोलो। सर एवरेज सर काइनेटिक एनर्जी के नीचे क्या है लिखा है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब ये अपन ने ना ऐसे लिखा हुआ है AVG ना, ऐसे। अब इसको ऐसे कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरेज लिखा था इसलिए ऐसे लिखा था, ये लो। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा R by NAT। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 KT। K इज व्हाट? R by Na। K is called Boltzmann constant, तो R by Na अगर अपन लिखेंगे ना, स्मॉल k है, where small k will be equal to R by Na। R का वैल्यू अपन को पता है ना क्या होता है? R का वैल्यू कितना होता है? 0.082 और 1/2। लेकिन अपन यहाँ कभी भी R का वैल्यू 0.0821 नहीं ले सकते। R का वैल्यू क्यों नहीं ले सकते यहाँ पर 0.0821? बिकॉज वी आर डीलिंग विथ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। और एनर्जी में अपन को, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल्स, कैलोरीज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट नेवर एटमॉस्फेयर हीट, है ना? तो अपन क्या करेंगे, ठीक है हम क्या यूनिट ले लेते हैं 8.314। 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन होता है ना, और डिवाइड कर लेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो एवोगैड्रो नंबर है, तो अपन कहेंगे देयरफॉर K विल बी इक्वल टू कितना आ गया? 1.33 इंटू 10⁻23 जूल्स पर मोल पर केल्विन। लो भाई आ गया अपने पास, ये K का वैल्यू है। जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। और मतलब अपन K के वैल्यू को याद क्यों रखें, सीधा सीधा अपन को पता तो है कि R by Na होता है, तो जब चाहेंगे अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल्यू को याद नहीं रखते हैं अपन, क्योंकि मतलब अपन कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने कांस्टेंट याद रखेंगे ऐसे? भाई प्लैंक, अभी तक अपने पास इतने सारे कांस्टेंट हो गए हैं, सबको याद रखेंगे तो हो गया अपना काम। और आगे बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे, तो अपन तो ये याद रखते हैं भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3/2 KT होता है। अब 3/2 KT में K क्या होता है? R by Na होता है। तो R by Na अपन को पता है क्या होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। अब 3/2 RT में अपन देखेंगे तो देखो 3 और 2 और R दे आर कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। वैसी बात है, काइनेटिक एनर्जी विल बी ओनली डिपेंडेंट ऑन द टेंपरेचर, होना भी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। टेंपरेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, वी गॉट द सर कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन से आगे रिपीट करोगे क्या आप? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R by Na। सर उसके आगे से हाँ, तो इसमें लिखा हुआ अपन ने, इसका वैल्यू लिखा हुआ है आगे, बस इसका वैल्यू 8.314 और ये है Na, एवोगैड्रो नंबर है 8.314 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो K का वैल्यू कितना आएगा? अपन कहता है R by Na होता है 1.33 इंटू 10⁻23। बाकी यूनिट लिखा हुआ है वो जूल्स पर मोल पर केल्विन।
अब अपन बात करते हैं कि ये तो हो गया अपने पास कि भाई कैसे अपन को काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब एक तो अपन को ये पता होना चाहिए, दूसरा अपन को ये पता होना चाहिए फॉर 1 मोल ऑफ गैस एंड फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। सो एवरेज मतलब एक तरीके से 1 मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि ये 1 मोल के लिए था। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए अपन को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ा, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस क्या होगा, तो 3/2 kT से बता देंगे। अब इसमें बात करते हैं अपन की भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, हमें कैसे बताना है और हम क्या क्या गलती कर सकते हैं। एक तो अपन को इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन अपन को पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, वो हमेशा अपन को पता होना चाहिए और 1 मोल ऑफ गैस। तो ठीक है, बाकी तो अपन 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस करना है तो एवोगैड्रो नंबर डिवाइड कर लेंगे इसमें R/Na करके पता। तो सबसे पहले तो जो गलती करोगे आप वो है यूनिट का, कि मतलब सब कुछ अपन ने बताया, लेकिन तुम लोग क्या करोगे इसमें और इसमें यूनिट्स की गलती करोगे और आंसर नहीं आएगा, सोचोगे मुझे आता नहीं। यूनिट्स में अपन को मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप एमकेएस यूनिट यूज करो कैलकुलेशंस के लिए। प्रेशर वॉल्यूम 1/3 m n और v स्क्वायर। इसमें अपन प्रेशर को पास्कल में लेंगे, एमकेएस यूनिट ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, अगर आप एमकेएस यूनिट ले रहे हो तो मीटर में होना चाहिए, बिकॉज अपन को पता है मीटर किलोग्राम सेकंड्स। 1/3 मास को आपको केजी में लेना पड़ेगा, क्योंकि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल केजी में, n तो नंबर है और ये होगा अपना मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपको यूनिट्स यूज करने पड़ेंगे एमकेएस यूनिट में, तो आपके क्वेश्चन कभी गलत है, आंसर आपके सही है। क्योंकि आप क्या करोगे, प्रेशर एटमॉस्फेयर में लोगे और ये मीटर क्यूब में ले लिया, इसको कुछ और ले लिया, इसको कुछ और ले लिया, हो गया। तो ऐसे नहीं करना। एक यूनिट ये है, दूसरा यूनिट अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। एक अपन यूनिट की बात ए में कर सकते हैं, एक अपन इसके भी यूनिट की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। अब काइनेटिक एनर्जी और R का यूनिट एक जैसा होना चाहिए। एनर्जी अपन को गिवन होगा जूल्स पर मोल, राइट, क्योंकि 1 मोल का एनर्जी है ना, ये 1 मोल के लिए, तो अपन को जूल्स पर मोल गिवन होगा। 3/2 R का वैल्यू अपन को 3.814 लेना है, और 3.814 क्या होता है, जूल्स पर मोल पर केल्विन होता है, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिखिए। ये जूल्स पर मोल, ये अपन ने R का वैल्यू यहां में लिया था, जूल्स पर मोल पर केल्विन हमेशा अपन लेंगे, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे। तो आप अगर देखोगे तो कैंसिलेशन कर सकते हो आप, यूनिट ये तो यही कैंसिल हो गया, और ये दोनों भी कैंसिल हो गए, मतलब आपने यूनिट को इक्वेट कर रखा है ठीक से। तो अगर ये कैलोरीज में गिवन है तो R को भी आपको कैलोरीज में लेना पड़ेगा, अगर ये जूल्स में गिवन है तो R को भी आपको जूल्स में लेना पड़ेगा, अगर ये किलो जूल है तो जूल्स में कन्वर्ट करो, ताकि R का वैल्यू अपन 8.314 ले लें। अगर आप यूनिट गलत नहीं करते हो तो आपका आंसर हमेशा है। फिर मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि मतलब मेरा आंसर क्यों नहीं, वरना फिर लगेगा। हाँ बोलो सर, आपने जो ऊपर k की वैल्यू लिखी है, सर उसका डेरिवेशन में 8.3 जूल के बीच में क्या लिखा है? 8.314, ये तो उसका वैल्यू होता है ना। इससे मुझे उसको पाई जैसा लग रहा था यहाँ से, इसीलिए एक बार डाउट था, पूछा। मतलब बेटा देख, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में यही तो पढ़ते हैं अपन, वैल्यू ऑफ आर पी इक्वल टू एनआरटी के अलावा और क्या पढ़ा था बताओ, है ना। तो इसलिए तो अब इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी करो, साथ साथ होमवर्क दिया, क्वेश्चन करना कंपलसरी है, नहीं तो अपन आप पढ़ाते जाओगे आगे, हम पीछे घूमते जाएंगे और फिर टेंशन ना, और टेंशन के बाद फिर मतलब हमें, क्योंकि ईयर निकलते देर नहीं लगेगा बेटा, इस बात को ध्यान रखना, ईयर बहुत जल्दी निकलता है,
और बाद में फिर हमारे पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, तो उसमें सीरियसली अपन पढ़ते रहेंगे। सर आपने कल डी वाला भी होमवर्क दिया था जो इससे रिलेटेड है, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, और वो बी पढ़ाया वाले में था तो वही बात नहीं, आपने डी भी क्या दिया था था। हाँ टीबीसी के सर, साथ? डी भी बोला था करने। बी बोला ना मैंने? हाँ सर, वो नहीं समझा। बी मतलब कोई एक बोलो, दोनों एक साथ नहीं बोलो। सर आपने सेक्शन 1 का पार्ट ए बी सी और डी चारों करने बोला था, लेकिन जो सेक्शन बी है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड है। बी वाला? अच्छा, डी वाला, हाँ सर। तो अभी हो जाएगा फिर अपना बी वाला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बताओ। हाँ सर। फिर कैसे करते, फिर तो डर ही जाते, पता नहीं सर ने क्या दे दिया आज। अच्छा बी भी दिया? नहीं, बी वाला तो डाल्टन्स लॉ है। डी वाला सर, डी ए बी सी डी। अच्छा डी वाला, राइट 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 राइट, डी वाला तो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बिल्कुल है। हाँ जी, तो वैसे ही मुझे पता है तुम लोग इतना होमवर्क तो करोगे नहीं, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं पढ़ाया तो नहीं करूंगा, चलो ठीक है। बट आगे देखते हैं अपन, है अब अपन पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। एक तो यूनिट की बात हो गई, वो गलती नहीं करनी है। दूसरा अपन क्या करेंगे इसमें, अपन लिखेंगे टू गैसेस CO2 एंड हीलियम है, कोई भी हो सकता है वो, मतलब टू डिफरेंट गैसेस है, टू एनी टू डिफरेंट गैसेस लिख देता हूं, वरना कहोगे सर अच्छा इसी की बात कर रहे हैं। एनी टू डिफरेंट गैसेस लाइक लिख लेता हूं, CO2 and helium will have same kinetic energy। अच्छा सर, दोनों गैसेस का सेम काइनेटिक एनर्जी कैसे हो सकता है? इसका मास 44 है, इसका मास सिर्फ 4 है, कैसे हो सकता है ऐसे? सर उनका नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो सकता है। रुको 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 रुको, इफ टेम्परेचर इज लो, अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर दोनों का सेम है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, उसमें नेचर पे डिपेंड करते हैं क्या नेचर है, देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। इसमें अपन मोल्स भी कर देते हैं, वरना कहोगे सर ये वाला फिर, तो मैंने वहां से बताया तो 1 मोल के लिए ही बात कर रहे हैं, फॉर 1 मोल दोनों का 1 मोल ले लेते हैं, मोल्स भी फिक्स कर देते हैं। अगर मोल्स डिफरेंट है तो, और टेम्परेचर भी डिफरेंट है तो बात नहीं, अब मैं उधर लिखूंगा, अगर मोल्स भी डिफरेंट है और टेम्परेचर भी डिफरेंट है तो फिर अपन यहाँ लिखेंगे। मोल्स भी डिफरेंट है और टेम्परेचर भी डिफरेंट है, फिर क्या करेंगे? वो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं फिर क्या करेंगे। So we'll write that. Point number 3 लिखेंगे, if two different gases, अब सेम भी हो सकता है तो अपन डिफरेंट क्यों लिखें? If two gases at different temperature and different number of moles N1 और N2 are mixed, then the average temperature of the sample, मतलब जो मिक्स करने के बाद जो एवरेज टेम्परेचर होगा सैंपल का वो कितना होगा? टेम्परेचर ऑफ सैंपल वो कितना होगा वो बताइए, what will be the average temperature of the sample। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, we'll write like this,
average temperature of the sample. So kinetic energy of mixture will be equal to kinetic energy of gas 1 plus kinetic energy of gas 2. तो इसके लिए kinetic energy of the mixture will be equal to 3/2 and total RT for the mixture will be equal to, that is 3/2 N1 RT1 plus 3/2 N2 RT2. Here, 3/2 और R तो cancel हो जाएगा. So what I got is T of mixture will be equal to N1 T1 plus N2 T2 divided by N total is nothing but N1 plus N2. लो भाई मिक्सचर का टेम्परेचर. अगर मैं दो गैसेस को मिक्स करूंगा तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा मैं एबल टू कैलकुलेट. ऐसे बता सकते. ठीक है, आप नंबर ऑफ मोल्स दे दो दोनों गैसेस के और टेम्परेचर दे दो, अलग अलग टेम्परेचर, तो मैं बता दूंगा व्हाट विल बी द, उनको मिक्स करने के बाद जो एवरेज टेम्परेचर आएगा वो कितना होगा. वी आर एबल टू टेल. ठीक है, इससे कैलकुलेट कर लेंगे. सर बोलो. सर इस अगर हमें इसमें जो दोनों गैसेस का टेम्परेचर और फिर एवरेज टेम्परेचर दिया हो तो हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना इसी से. बिल्कुल कर सकते हैं. N1 Yes, N2. sir. और अब सर तो- अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल दिया हो तब तो सब खत्म ही हो गया. फिर तो इक्वल मोल्स के बिना तो Yes, एवरेज sir. टेम्परेचर दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके कर दूंगा. ओके सर. मोल्स इक्वल है ना, फिर तो बड़ा इजी हो जाएगा. The kinetic energy in equation 1, that is equation 2 and 3, is also called as translational kinetic energy. अब अपन कहेंगे सर ये ट्रांसलेशनल वर्ड क्या होता है, पहले तो ये बताओ तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप क्या बोलना चाहते हो. एक्चुअली ट्रांसलेशनल का मतलब होता है द मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ लीनियर डायरेक्शन, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, मोशन ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन. तो इसको अपन इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन बोल रहे हैं क्योंकि एक बात है, जैसे अपन बात करेंगे सपोज, क्योंकि अपन गैसेस की बात कर रहे हैं इसलिए अपन वो बात कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं. अभी अगर अपन सॉलिड्स की बात करें, इन सॉलिड्स, तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें कौन सा एनर्जी होता है सॉलिड्स में? सॉलिड में पार्टिकल के पास कौन सा एनर्जी होता है? ड्यू टू विच डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट एनर्जीज. डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज. उसका रीजन क्या है? डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज. क्यों होता है ऐसा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. वो तो सभी में होता है और आइडियल गैस में होता नहीं. तो अपन कहेंगे सॉलिड्स हैव वाइब्रेशनल एनर्जी. एक्चुअली पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड्स में पार्टिकल अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं. किसी सॉलिड में धीरे वाइब्रेट करते हैं तो पैकिंग ज्यादा होती है इसलिए वो धीरे वाइब्रेट करते हैं. किसी में बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं तो उनकी पैकिंग कम होती है इसलिए उनकी डेंसिटी भी कम होती है. तो सॉलिड्स में पार्टिकल सिर्फ अपने पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, और जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन भी बढ़ते हैं उनके, और टेम्परेचर बढ़ाए तो वाइब्रेशन इतना ज्यादा हुआ कि मेल्ट ही हो गया. सो सॉलिड्स हैव वाइब्रेशनल एनर्जी. सर हाँ बोलो. सर सर टेम्परेचर बढ़ाने पे वाइब्रेशन बढ़ता है सर, पर अगर हम वाइब्रेशन बढ़ाएंगे तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा ना? विदाउट टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे वाइब्रेशन?
सर माइक्रोवेव में वो जो माइक्रोवेव होता है वो सर सॉलिड के इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ाता है ना, वो उससे टेम्परेचर उनको। माइक्रोवेव में एनर्जी नहीं होती। हाँ सर, हाँ वो एनर्जी भी तो ट्रांसमिट करता है। यस सर, गॉट इट। तो अपन कहेंगे लिक्विड्स में ना पार्टिकल, लिक्विड्स में जो भी जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है कि वो ऐसे मतलब अपने पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से वाइब्रेट भी करते हैं, मतलब स्प्रिंग जैसे ऐसे आपस में वाइब्रेट भी करते हैं और वो रोटेट भी करते हैं, ऐसे रोटेट भी करते हैं। मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड्स में, वो उनके एटम आपस में, एटम तो आपस में वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल पूरे रोटेट भी होते रहते हैं, तो उनमें रोटेशनल एनर्जी भी होती है। तो इन लिक्विड्स देयर इज वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। तो इनमें रोटेशनल एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है और रोटेशनल एनर्जी भी होती है। और जो गैसेस होते हैं, कोई भी गैस मॉलिक्यूल ले लो आप, आपकी मर्जी, आप O2 ले लो, तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, स्प्रिंग जैसे काम करते हैं, तो इनमें वाइब्रेशन भी होते हैं, तो इट विल हैव वाइब्रेशनल एनर्जी। और O2 मॉलिक्यूल है तो ऐसे भी रोटेट हो सकता है, और मतलब ऐसे भी रोटेट हो सकता है O2 मॉलिक्यूल, और ऐसे भी रोटेट हो सकता है क्योंकि उसके एक्सेस हैं, तो इट विल हैव रोटेशनल एनर्जी। और रोटेट होते होते वो मूव भी करते हैं लीनियर स्ट्रेट डायरेक्शन में, सो ट्रांसलेशनल एनर्जी। मतलब उसके पास तीनों टाइप के एनर्जीज होते हैं, वो वाइब्रेट भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं, और ट्रांसलेट मतलब वो लीनियर मोशन भी होता है। तो सिर्फ गैसेस में ही पॉसिबल है लीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल्स, तो इसलिए अपन उसको इक्वेशन 2 और 3 को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब द एनर्जी एसोसिएटेड विद द लीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो आई कैन राइट लाइक दिस। अगर कभी अपन से पूछा कैलकुलेट द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, तो जैसे अपन ने 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के लिए 3/2 RT लिखा, पहले देखो 1 मॉलिक्यूल के लिए डिवाइड बाय Na कर दूंगा। हाँ, अगर आप 1 मॉलिक्यूल के लिए कहोगे तो मैं उसको डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कर दूंगा, और क्या। सो विल गेट दैट पार्टिकल्स लाइक दिस। सो यू नो दैट कि सॉलिड में कौन सा एनर्जी होता है, लिक्विड्स में कौन सा एनर्जी होता है, और गैसेस में कौन कौन सा एनर्जीज होता है, वी नो दैट। सो अपन उसे ऐसे बोल सकते हैं। अब राइट दैट distribution of velocities. Of velocities. Of velocity. It was explained by Maxwell and Boltzmann. It was explained by Boltzmann. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का मतलब है व्हाट दे से कि भाई देखो, अगर मान लो मेरे पास एक वेसल है और उसके अंदर गैस है, अगर गैस के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो सभी मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी अलग हो सकता है, मतलब सभी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी भी अलग हो सकता है, सभी मॉलिक्यूल का वेलोसिटी भी अलग हो सकता है और सभी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी भी अलग। तो अपन कहेंगे सर फिर तो मुझे 100 काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे 100 वेलोसिटीज है हमारे पास। हाँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे ऐसे तो फिर हम गैस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप 100 बोल रहे हो तो ठीक है, हमें टेंशन शुरू हो गया। अगर आप 1 मोल बोल दोगे तो हम छोड़ ही देंगे पढ़ना। 1 मोल के लिए काउंट कौन करेगा? उस नंबर को काउंट करने के लिए अपन को 2 जन्म लेने पड़ेंगे, तो पढ़ेंगे कैसे उसको? तो व्हाट दे से दैट कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आपके पास जो भी गैसियस सैंपल है ना, आप उस गैसियस सैंपल को डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर दो। जैसे एक बॉक्स ले लिया आपने,
तो उन्होंने कहा कि देखो जो वेलोसिटीज पार्टिकल का इधर होगा वही इधर भी होगा, वही इधर भी होगा, वही इधर भी होगा। मतलब इन कॉर्नर्स में जो वेलोसिटी एक कॉर्नर के आसपास होगा वही दूसरे के आसपास भी होगा। तो अब यहाँ एक कोई वेलोसिटी बता दो v1, तो सभी का वेलोसिटी एक तरीके से v1 जैसे हो जाएगा। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो अज्यूम कर लेते हैं कि इन सब पोजीशंस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो 20 है, तो 20 मॉलिक्यूल्स विल हैव v1 टाइप वेलोसिटीज, है ना। फिर अपन ने कहा कि भाई कुछ मॉलिक्यूल इधर भी है, जितना जो जिनकी वेलोसिटी इधर v2 है, तो इधर भी ऑलमोस्ट वैसे ही रहा होगा v2, इधर भी ऑलमोस्ट v2 जैसे ही होगा और इधर भी ऑलमोस्ट v2 जैसे ही होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मान लेते हैं कि जैसे आपने 100 मॉलिक्यूल लिए थे तो 20 ये हो गए, तो अब मान लो आपकी सपोज करते हैं कि 40 मॉलिक्यूल्स इधर हैं जिन, या 30 मॉलिक्यूल्स इधर हैं जिनकी इस टाइप की वेलोसिटी, ठीक है। तो बाकी बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं 20 + 30 50, तो 50 मॉलिक्यूल्स जो है उनके पास v3 टाइप का वेलोसिटी। तो उन्होंने कहा आप क्या करो कि एक वेसल में रीजन डिसाइड कर लो, क्योंकि आप ऐसे तो पढ़ ना पाओगे कि हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग अलग होगा। आप क्या करो, एक रीजन डिसाइड कर लो और उस रीजन में एक टाइप का वेलोसिटी है तो इन सभी रीजन में उसी टाइप का वेलोसिटी होगा। इधर जैसे वेलोसिटीज होगा उसी टाइप के वेलोसिटीज इधर भी होंगे, इधर जैसे जो पार्टिकल्स होंगे उन सबका ऑलमोस्ट, मतलब अपन ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि जो इधर वेलोसिटी है वो इधर भी वही रहा होगा, इधर भी वही रहा होगा, इधर भी वही रहा होगा, इस टाइप से थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट स्टडी। सो वो कहता है कि भाई देखो, अगर मान लो इस वेसल का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो कहता है कि देखो ये पार्टिकल आपस में कोलाइड भी करेंगे तो इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो पार्टिकल पास आएंगे कोलाइड करके और अलग अलग चलेगा, अब वो डिपेंड करेगा कि ऐसे कोलाइड कर रहा है या ऐसे कोलाइड करके निकल रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा, वो बताना किसी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो कहता है कि भाई देखो, एक गैसियस सैंपल में अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हो सकता है क्योंकि उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस सैंपल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। पार्टिकल्स आपस में टकराने के बाद अपनी वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स विल रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो फिर एक आइडिया मिल गया अपन को कि भाई ठीक है, फिर तो अपन पढ़ सकते हैं कि आप एक रीजन डिसाइड कर रहे हैं तो अपन पढ़ सकते हैं। सो उसको अगर अपन वर्ड्स में लिखना चाहें तो अपन लिखेंगे इन अ गैसियस सैंपल द मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, द मॉलिक्यूल आर कंटिन्यूअसली मूविंग, molecules are moving continuously and colliding with each other, है ना, with each other, after collision molecule can change their velocity, so the kinetic energy can change their velocity and kinetic energy, but the average kinetic energy, there is the total kinetic energy, the total kinetic energy of gas sample remain constant, वो अपन constant बताने पड़ेगी, sample remain constant, वो constant रहेगा, that will remain constant, ठीक है। मॉलिक्यूल कोलाइड करने के बाद अपनी वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। The gas sample can have different type of velocities.
टाइप ऑफ वेलोसिटी। कोई भी एक गैस सैंपल होगा तो उसमें डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज होता है, राइट ना, वेलोसिटी हो सकता है सच एज, जैसे अपन कहेंगे भाई एवरेज वेलोसिटी है तो अपन एवरेज वेलोसिटी लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी या अपन उसे मीन वेलोसिटी भी कहते हैं। सो मैं इसको वेलोसिटी एवरेज ऐसे लिख देता हूं। तो एवरेज वेलोसिटी में अपन कहेंगे भाई देख लो, अब जैसे अभी अपन ने किया था कि सपोज n1 मॉलिक्यूल, सो v एवरेज विल बी इक्वल टू n1 मॉलिक्यूल के पास v1 वेलोसिटी है, n2 मॉलिक्यूल के पास v2 टाइप का वेलोसिटी है, ऐसे कैलकुलेट करके अपन टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। भाई एक गैसियस सैंपल है, उसमें n1 मॉलिक्यूल के पास v1 वेलोसिटीज है, n2 के पास v2 वेलोसिटीज है, n3 के पास v3 वेलोसिटी है, और डिवाइड कर देंगे टोटल मॉलिक्यूल्स। मतलब जितने वेलोसिटीज आपको गिवन है वो सब ऐड करके सम करके आप बता सकते हो और टोटल। तो अपन उसको समेशन जैसे लिखते हैं उस टाइप से लिख भी सकते हैं, है ना? जैसे समेशन लिखते हैं ना अपन ऐसे, समेशन ऑफ एन आई वी आई डिवाइडेड बाय एन आई, तो समेशन। तो जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे 1 2 3 4 कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे अपन एवरेज वेलोसिटी 80 लिख देते हैं। पर एक होता है मतलब ये तो एवरेज वेलोसिटी हो गया कि भाई टोटल वेलोसिटीज को ऐड करो और डिवाइड कर दो, फिर सो एवरेज वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, एक होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को भी अपन ऐसे लिखेंगे, जैसे ए बी लिखा अपन ने एवरेज के लिए, तो आर एम एस लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अपन कहेंगे आपने मीन वेलोसिटी तो मुझे बता ही रखा है भाई, ये मीन वेलोसिटी तो था, मीन वेलोसिटी तो था ही। सर वन डाउट सर, बोलो। एवरेज मीन वेलोसिटी में हाँ सर अगर हमें 100 पार्टिकल्स दिए होंगे, उन सबका हम्म। वेलोसिटी डिफरेंट होगा सर, तो उतना कैसे करेंगे हम? मतलब इतने सारे ऑब्जर्वेशंस को एवरेज मीन वेलोसिटी से भी कैसे करेंगे? अब इतने सारे ऑब्जर्वेशन अपन थोड़ी कैलकुलेट करने वाले हैं, अपन तो गिवन होगा तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, अपन को गिवन होगा अपन कैलकुलेट करके बता देंगे। भाई उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, अपन को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, ग्राफ के फॉर्म में लेना पड़ेगा, या अपन एक ग्राफ लेके और रीजन बताना पड़ेगा कि जो इस रीजन में वेलोसिटीज होगी वो, जैसे मैंने अभी रीजन डिवाइड किया था ना एक ऐसे लेके, अपन वो रीजन में डिवाइड करके बता सकते हैं यस सर। कि भाई इस रीजन में डिफरेंट होंगे, इस रीजन में डिफरेंट, इधर जो होंगे वो सब एक जैसे होंगे, लाइक दैट वी कैन राइट। कुछ इंटीग्रेशन वगैरह अपन को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगा। यस सर। तो मीन वेलोसिटी तो वी नो दैट है, मीन वेलोसिटी क्या होता है, तो वी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो पहले मैं मीन लिख लेता हूं, n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3, तीन टाइप की वेलोसिटीज हुई है, और n1 मॉलिक्यूल्स आर v1 वेलोसिटीज, n1 प्लस n2 प्लस n3। तो अपन कहेंगे ये तो आपने यहां पर लिखा, तो मैंने आपको बताया कि भाई मैंने मीन वेलोसिटी लिखा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिख देता हूं, तो वेलोसिटी के स्क्वायर कर दो तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब इनका रूट लेगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज व्हाट वी कॉल द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो पता ना एक तरीके से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपने बताया तो नहीं है, आपने लिख दिया है बस कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे आपने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं आपने कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता क्या है, एग्जैक्टली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है वो नहीं बताया आपने, एक फॉर्मूला बना के बता दिया इससे।
भाई मीन स्क्वायर वेलोसिटी से आपने सिर्फ फॉर्मूला बताया है, आपने ये नहीं बताया होता क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज अ हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, जिसको कैलकुलेट करना मतलब जो हाइपोथेटिकली बता सकते हैं अपन, वो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कैसे? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, VRMS ऐसे कर देता हूं, इज द वेलोसिटी ऑफ molecules in gases which is obtained by equally dividing the total kinetic energy among all molecules. मतलब आप ये कह रहे हो कि मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी गिवन है और मैंने उसको डिवाइड कर दिया टोटल काइनेटिक एनर्जी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, तो सभी मॉलिक्यूल्स में इक्वल काइनेटिक एनर्जी आ जाए, तो इक्वल वेलोसिटी आ जाए। किसी गैस सैंपल में ऐसे होना मुश्किल है भाई। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि किसी भी गैस सैंपल में सभी पार्टिकल का वेलोसिटी एक जैसा है या सभी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी एक जैसा है? ऐसे थोड़ी होता है। गैस सैंपल में कुछ पार्टिकल का ऐसा तभी पॉसिबल है जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल है भाई। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो सभी एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, तब अपन बता सकते हैं। लेकिन दिस हाइपोथेटिकल वेलोसिटी अपन ने कहा कि भाई ये तो हाइपोथेटिकल वेलोसिटी है, और अगर अपन से कोई पूछेगा तो अपन बता देंगे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है। तो अपन कहेंगे हमारे पास जो भी गैस सैंपल में टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, आप उस टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वली सभी मॉलिक्यूल में डिवाइड कर दो, तो हम उसे कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपको इक्वली सभी में डिवाइड करना पड़ेगा। And that's why we say that the RMS velocity, root mean square velocity, only depends on temperature, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर, only depend on temperature and is independent of pressure and volume. जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है that doesn't depend on the pressure and volume, it only depends on the temperature. So in equation 1, जब अपन ने इक्वेशन 1 लिखा था ना, PV is equal to 1/3 mnv स्क्वायर जो लिखा था ना अपन ने, this v is nothing but the root mean square velocity लिया था उसमें। मैंने वहां बताया नहीं था क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तब तक अपन को पता ही नहीं था कि होता क्या है। It is the velocity which is possessed by the molecule when the total kinetic energy is equally divided among all the molecules. तब अपन कहेंगे उसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तब तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। हाँ बोलो। सर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो हाइपोथेटिकल है, तो सर और पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर प्रैक्टिकली हम मतलब यूज हो सकता है, तो फिर उस हाइपोथेटिकल टर्म से प्रैक्टिकल टर्म निकाली जा सकती है क्या? हाँ, इंटीग्रेट करके तभी तो अपन करेंगे ना, इक्वली डिवाइड कर दो, बाद में अपन उसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये है, अपन ने इसको VRMS कैलकुलेट किया ना, तो इससे अपन लिख सकते हैं दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ना, तो PV इज इक्वल टू nRT लिखते हैं। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि भाई प्रेशर वॉल्यूम से, क्योंकि ये तो अपन इक्वेट कर ही सकते हैं VRMS को, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यस सर। तो टेम्परेचर से अपन कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं प्रैक्टिकली। अब उसका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बार बार ना सिर्फ ऐसे कि भाई डायरेक्टली उस पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि अपन को थोड़ा सा ग्राफ से पढ़ना होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, वही अपने सिलेबस में है। और इस इक्वेशन, एक दो इक्वेशन अपने सिलेबस में, डेंसिटी भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी ना। तो यहाँ पर तो अपन ने इसलिए लिखा क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT लिख सकते हैं 1 मोल के लिए, और अपन लिख सकते हैं VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P/3P/D लिख सकते हैं। 3P/D बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
अब अपन बात करते हैं जिससे अपन को क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मोस्टली अपन को सर आपने थोड़ी देर पहले क्या बोला? किसमें सर थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला? मैंने आपसे बस यही कहा यहाँ पर कि अपन से डेरिवेशन अपने सिलेबस में है नहीं, हमें सिर्फ मतलब थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज चेक करनी है, वो अपन चेक करते हैं और खत्म करते हैं। क्योंकि इसमें ज्यादा जितना ज्यादा पढ़ेंगे अपन को, क्योंकि बहुत सारा पार्ट हिडन है, हिडन होगा तो सब अपन जितना ज्यादा बोलूंगा उतना ज्यादा समझाना पड़ेगा मुझे, और वो अपने सिलेबस से काफी बाहर होगा। तो अपने सिलेबस में नहीं है तो मत बोलो सर, भाई हमारे सिलेबस में कोई क्वेश्चन ना छूटे हमारा, इतना बोल दो तो काफी होगा। जैसे ये सारा पार्ट जो अपन ने ये लिखा हुआ है ना, इसमें एक भी क्वेश्चन अपन को शीट में भी नहीं मिलेगा और वैसे भी नहीं मिलेगा। और जब कोई पार्ट अपन को नहीं मिलेगा शीट में तो मत बताओ, ना शीट में है ना बुक्स में है तो फिर छोड़ो उसे। सर वो मत आपने सबमिशन क्या लिखा है? सबमिशन अपन ने ऐसे लिखा Average था में। I, हाँ वो आई जो होगा वो 1 2 3 4 हो जाएगा ना, वो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था मैंने कि अपन सबमिशन लिख सकते हैं, आई विल बी इक्वल टू 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। सबमिशन लिखना मैथ्स में आता है ना तुम लोगों को, कैसे करते हैं सबमिशन? यस सर। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैथ्स तुम लोग पढ़ते हो सबमिशन वगैरह, तो मैंने कहा उसी को लिख देता हूँ। और ये सारे पार्ट अपन को केमिस्ट्री में कहीं नहीं मिलने वाले, ना ही इन पे क्वेश्चन मिलने वाले। क्वेश्चन मिलेगा थोड़ा सा, जो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने बताया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं उसे, एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। तो अपन कर्व के थ्रू पढ़ लेते हैं उसे। मैं ग्राफ बना देता हूं, उस ग्राफ के थ्रू अपन पढ़ेंगे। ग्राफ अपन बना देंगे। तो शुरू करते हैं अपन ग्राफ में। मैं इधर लिखूंगा तो दिखेगा नहीं ना, इसको थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा। इधर लिख देते हैं। यहां पर अपन लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिखा मैंने, और यहां पर मैंने लिखा वेलोसिटी। मैं कर्व बनाऊंगा वेलोसिटी का और उसको एक्सप्लेन करूंगा भी क्या चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं यहाँ पर पॉइंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस चीज को मैं क्या लिख रहा हूँ। ये फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटीज हो गया, ये वेलोसिटी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, किस फ्रैक्शन के पास कितना वेलोसिटी होगा वो चेक करेंगे। तो पहले तो लिखते हैं ये कर्व है क्या, एरिया अंडर द कर्व represents the total number of molecules in the gas sample. ये एरिया अंडर द कर्व है। मान लो अपन ने 100 मॉलिक्यूल्स ले लिया और अपन 100 मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं, तो एरिया अंडर द कर्व अपन को 100 मॉलिक्यूल्स बताएगा। अब ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स जो है, वेलोसिटी जो है मॉलिक्यूल्स की वो 0 से लेके इंफिनिटी, मैंने इसको टच नहीं किया है, इसका मतलब इंफिनिटी तक कहीं भी कुछ भी हो सकता है। द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी तक कहीं भी वेरी कर सकते हैं। ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, और ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। और फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ,
ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे लो फ्रैक्शन में, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऐसे बढ़ रहा है, तो ऐसे बहुत कम फ्रैक्शन होंगे मॉलिक्यूल्स की जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी या जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी. देयर इज very less number of molecules which have very high and very low velocities. तो ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, या बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी. फ्रैक्शन तो मैक्सिमम आपने यहाँ लिख रखा है, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन दे रखा है आपने, दिस मैक्सिमम फ्रैक्शन है ना. अपन ने अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन तो मैक्सिमम आपने यहाँ लिख रखा है, ये है मैक्सिमम ऑफ मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट चेक करते हैं. द मैक्सिमम फ्रैक्शन, ये गैस मॉलिक्यूल है, इधर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये गैस एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो मैक्सिमम फ्रैक्शन हो गया, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव दिस वेलोसिटी. सो जो वेलोसिटी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होता है, मतलब कुछ ऐसे वेलोसिटी होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास ये वेलोसिटी है, that is the maximum fraction of molecules. So this is the region where the maximum fraction of molecules will have the velocity. So this is the number of molecules, या अपन कहेंगे कि इस रीजन में आप डिफरेंट टाइप के दो तीन टाइप के वेलोसिटीज को आप डिवाइड कर लो. मतलब टोटल अगर 100 मॉलिक्यूल्स है, तो जैसे मैंने पहले कहा था ना कि आप 20 मॉलिक्यूल्स के पास कुछ और वेलोसिटी है, 30 के पास कुछ और है, और 50 के पास कुछ और है, तो ऐसे डिवाइड कर लो. तो जो 50 आया था मतलब वो मैक्सिमम फ्रैक्शन था, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं अपन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इन द सैंपल. VMP is the most probable velocity. Most probable velocity is the velocity with maximum fraction of molecules. Fraction of molecules. So VMP is the velocity which is possessed by maximum fraction of molecules. RMS velocity सबसे ज्यादा velocity होता है. This is the region where the velocity will be RMS velocity. मतलब there is very less fraction of molecules which have very high velocities. The velocity before that very high velocity is called RMS velocity. मतलब बहुत high velocity जो RMS velocity will be the maximum velocity among the particle in a vessel. VRMS is the root mean square velocity. We know that square velocity is the maximum velocity, maximum among all type of velocities, of velocities. That is among all type of velocity. तो इसके अलावा भी कोई velocity होता है, बिल्कुल होता है. That is called average velocity. So average velocity इनके बीच में. This will be the V average. So the average velocity which lies between these two. So this is the average velocity. Root mean square velocity तो अपन को पता है under root of 3 RT by m होता है. Average velocity is 8 right ना, 8 RT by pi m होता है, और most probable velocity होता है root that is 2 RT by m. ये फॉर्मूले आपको याद ही करने होंगे, उनका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है. हमें सिर्फ पूछेंगे वो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो, ये सारे वैल्यूज अपन को गिवन होंगे. सो आई विल राइट दैट VRMS अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं. V एवरेज विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 RT by pi m, और इसको अपन लिख सकते हैं 8 PV by m
पाई एम, RT को मैं PV लिख सकता हूं और V by M को मैं D लिख सकता हूं. So 8P by pi D. D is the density of gas. D is density of gas. प्रेशर वॉल्यूम मुझे बताने की जरूरत नहीं. और सर V ये 1 मोल के लिए है ना? बिल्कुल सबके सब 1 मोल के लिए है. Most probable velocity will be under root of 2 RT by M, under root of 2 PV by M, under root of 2 P by D. ऐसे लिख सकते हैं. और अपन रेशियो भी लिख सकते हैं. रेशियो अमंग वेलोसिटीज, क्योंकि सब में RT by M ऐसे तो आ ही रहा है among velocities. I will write that जैसे VRMS तो सबसे ज्यादा है, फिर V एवरेज है और फिर उसके बाद V मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है. तो अपन लिख सकते हैं ये 1:0.921 is to 0.8164 होता है. ऐसे अपन बता भी सकते हैं. So we know that what will happen if what does this graph represents? तो अपन ने कहा भाई जो वेलोसिटी यहाँ होगा उसके आसपास भी ऑलमोस्ट वही वेलोसिटीज होंगे, जो वेलोसिटी यहाँ है उसके आसपास भी वही वेलोसिटीज होंगे, जो वेलोसिटी यहाँ है उसके आसपास भी वही वेलोसिटीज होंगे. So that's how we have distributed the velocity. सर हाँ बोलो. सर ये जो रेशियो दिया है सर, ये अगर इनमें से किसी एक का भी वैल्यू आ गया तो बाकी को क्या इसी से कैलकुलेट किया जा सकता है ना? वही इसलिए तो बता रहा हूँ, क्योंकि उससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे ना. अलग अलग क्यों कैलकुलेट करेंगे फिर? यस सर. अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो सभी वेलोसिटीज बढ़ेगा. तो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना रूट ऑफ T. So when temperature increases, all type of velocities increases. When temperature increases, all type of velocity increases. Most probable velocity भी बढ़ेगा, RMS velocity भी बढ़ेगा और average velocity भी बढ़ेगा. On increasing the temperature, on increasing temperature, all type of velocity increases. All type of velocity increases. But the fraction of velocity decreases. But उनके fraction decrease होते हैं. पहले fraction ही आ रहा था, अभी fraction ही आ रहा है. Most probable velocity. But the fraction of velocity increases. But the fraction of molecules decreases. ये बताओ. सर अगर 1 मोल से ज्यादा हुआ तो उसके लिए है क्या? कोई बात नहीं, तो 1 मोल से ज्यादा भी होगा ना तो अपन पर मोल कैलकुलेट कर लेंगे और उस बॉक्स के अंदर है ना, उस बॉक्स के अंदर या अपन उस मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको उससे मल्टीप्लाई करके बता देंगे वेलोसिटीज. भाई सीधी सीधी बात है, आपने ये m into n लिखा था. हाँ सर. वो m into n लिखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो n का वैल्यू अगर एवोगाड्रो नंबर से बढ़ गया तो उतना बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. जनरली अपन को मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछने वाले, क्योंकि बहुत कुछ है पूछने के लिए, तो अपन ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे. हाँ, अब इसमें ना अब बात करते हैं. ये तो आपको समझा दिया मैंने कि भाई
ये पॉइंट से ही अपन को कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और वेलोसिटीज के कैलकुलेशन से अपन से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात वो जिसमें गलती करेंगे अपन, अब उस बात पे आते हैं जिसमें गलती करने के चांसेस, जो गलती करेंगे और जिसकी वजह से आंसर नहीं आएगा, सो अपन चिल्लाएंगे कि भाई हमें आता नहीं है। और वो पार्ट होता है यूनिट। अब देख, जैसे आरएमएस वेलोसिटी है अपने पास अंडर रूट ऑफ 3RT/m, हमें पता है MKS यूनिट यूज करना है। MKS यूनिट में R का वैल्यू हो जाएगा 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में। और मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा MKS में kg पर। अब kg पर मोल का मतलब है अपने पास ये बच्चा, अब मैं ये कांस्टेंट नहीं लिखा 3 into दैट, अपन यूनिट की बात करते हैं, ये कैंसिल हो गए। हम सबको पता है जूल्स मतलब एनर्जी, और एनर्जी को अगर मुझे कन्वर्ट करना है केजी में तो मैं ऐसे कन्वर्ट कर लूंगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लो भाई केजी कैंसिल हो गया तो मीटर पर सेकेंड अपना आंसर आ गया। लो आ गया। अब उनको पता है एनर्जी को अगर जूल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर। अब वो सब मुझसे ना पूछना कि सर वो कैसे लिखा आपने, वो तुम्हें पता है ये एनर्जी है, और इसको अपन अगर जूल्स में लिखेंगे, MKS यूनिट ले रहे हैं तो ये जूल्स हो गया, तो ये केजी होगा, और ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मतलब वो कन्वर्जन आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसको। ऐसे जो कन्वर्जन होते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इक्वेशन देख के आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन से, चैप्टर में यही तो सिखाया गया आपको, ठीक है, तो अपन कर लेंगे। यस सर। तो अपन मतलब जब भी ऐसे जरूरत पड़ेगी तो अपन उसको देखेंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो आपने सही लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मीटर पर सेकंड में आ गया, क्योंकि MKS यूनिट का मतलब है मीटर पर सेकंड आना चाहिए वेलोसिटी को, तो वो आ रहा है। अब एक काम और करते हैं अपन कि भाई एक तो ये हो गया RT वाले पार्ट को, अब एक जरा PV वाला भी ले लो तो ज्यादा मतलब और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो एक और मुझे गिवन है, सपोज VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3PV/m, ऐसे ले लेते हैं, है ना, 3PV/m भी ले लें, PV/m। तो इसमें भी अगर अपन चेक करेंगे तो बताओ 3, और प्रेशर को ले लेते हैं पास्कल में, तो पास्कल का मतलब हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब पर मोल, क्योंकि मैं मोलर वॉल्यूम लूंगा उसका, और मास हो गया केजी पर मोल। पर मोल तो कैंसिल हो गया, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि प्रेशर लिखना ना अपन को फोर्स अपॉन एरिया, मीटर वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, वो अपन को पता है। अब VRMS मेरे पास बचा हुआ है अंडर रूट ऑफ, ये बचा बेटर मेरे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी। इन न्यूटन और मीटर स्क्वायर को आप जरा कन्वर्ट करो, अपने पास ये तो बचा, इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर को जरा कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करोगे? केजी मीटर। सर VRM वापस डिक्टेट कीजिए ना सर, VRM वापस डिक्टेट कीजिए ना, डिक्टेट मतलब तो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा उधर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर लिख देता हूँ। सर बस वो ऊपर वाला, अच्छा ऊपर वाला, उसमें मतलब ऐसे लिखा मैंने, देख कोई बात नहीं चलेगा, इधर फिर से लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा उनको। PV 3PV/m है, ठीक है, तो इधर हो गया 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम को लिख लेते हैं अपन मीटर क्यूब है पर मोल, क्योंकि मैं मोलर वॉल्यूम लेने वाला,
और यहाँ पर है केजी पर वोट। तो अपन ने केजी पर, ये तो कैंसिल हो गया, अपने पास बच गया क्या, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर को जरा केजी में कन्वर्ट करो, कैसे आता है? सर केजी इंटू मीटर पर सेकंड। केजी इंटू मीटर इंटू पर सेकंड स्क्वायर नो सर, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, केजी। और मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यों? सर वो ले। कैंसिल हो गया ना मीटर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। हाँ, तो अपने पास मीटर पर सेकंड आया ना, ये लो, ये आ गया भाई आपके पास मीटर पर सेकंड। मतलब ओवरऑल क्या ना, हमें ये पता है कि अगर हमें प्रेशर लेना पड़ा तो मुझे पास्कल में ले लेना चाहिए। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो बस वो, अगर आप यूनिट में गलती नहीं करते हो ना, तो आप कहीं भी गलती नहीं करोगे। ये मतलब आपको ध्यान रखना है। अब अपन अब आज इतना ही पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि अपन थोड़ा लेट हो गया। चलो चलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट तो चलता है, वरना मैं चाह रहा था एक दो न्यूमेरिकल भी करते हैं ना अपन, तो मतलब नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अभी होमवर्क देखते हैं अपन कितना करके लाते हो। तो डी सेक्शन में जितना बनता है उतना कर लो, वरना फिर अपन नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे। सर पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ ना? पहले पार्ट 2 करना, उसके बाद पार्ट 1 का। पार्ट 1 का आप ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करो, लेकिन पहले पार्ट 1 करना फिर पार्ट 2 करना, ठीक है? पहले पार्ट 1 करना, पहले पार्ट 2 करना एक्सरसाइज 1 का, फिर पार्ट 1 करना। पहले आप न्यूमेरिकल कर सर लेंगे बी मुझे ना? सेक्शन ना। सेक्शन ए बी सी डी एक्सरसाइज 1। ओके सर। तो और अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग बता देना मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डाउट